हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मशीन, उसको हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। उसके रिलेटेड हमने जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। तो अब हमने यहाँ पर एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी है। इसके अंदर मैं आपको टू द पॉइंट ही सिर्फ बताऊंगा कि मशीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक डाला हुआ है। इस लिंक से आप इसके रिलेटेड जो शॉर्ट नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपने इसकी डिटेल स्टडी करनी है तो जो ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूं वहां से आपको इनकी डिटेल्स मिलेंगी। ये जो वीडियोस मैं आपके बनाऊंगा, इस वीडियो के अंदर सिर्फ आप टू द पॉइंट जस्ट आपने रिवाइज करना हो एट द एंड कि जल्दी से चैप्टर में सारा रिवाइज कर लूं, तो ये उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसलिए इसको ध्यान से उसी के लिए ही इस्तेमाल करें, जस्ट रिवीजन के लिए इसका आपने इस्तेमाल करना है। और हां, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैंने इसके ऊपर अच्छी सी वीडियो बनाई हुई है, एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो का सिर्फ पर्पस ये है कि आपको जल्दी से सारा का सारा चैप्टर जो है वो रिवाइज कर दूं। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे टू द पॉइंट बात होगी, डिटेलिंग में बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो कमेंट बॉक्स में मत लिखना कि सर आप डिटेल नहीं बता रहे हो। डिटेल देखनी है तो मैंने जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है उनको देखिए, वहां पे एक एक चीज को अच्छे से और टाइम लगाकर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जब आप अपने चैप्टर को खोलेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो यही है कि फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ सिंपल मशीन्स। देखिए, आप जानते हैं कुल मिला के 4 इसके फंक्शन या यूजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है इन लिफ्ट अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग द लेस एफर्ट। देखिए, आप अच्छी तरह से एक बात तो देखो जानते हो कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास अगर कोई हैवी गाड़ी है और उस गाड़ी को अगर मुझे लिफ्ट करना है तो लिफ्ट करने के लिए आप नीचे जैक का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आपके पास एक हैंडल होता है, हैंडल पे आप फोर्स लगाते हो, जैक ऊपर होता है, गाड़ी भी आपकी लिफ्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो जैक है या हाइड्रोलिक जैक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये एज ए फोर्स मल्टीप्लायर काम करता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत कम फोर्स लगाकर एक हैवी लोड को उठा रहे हो। तो ये मेरा सबसे पहला यहां पर फंक्शन या यूज है। दूसरा पॉइंट आता है इन चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू द कन्वीनियंट पॉइंट। देखिए यार, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। मेरे पास मान लीजिए कि एक यहां पर बेटा साइकिल है। अब आप जानते हो बेटा, साइकिल के अंदर हमें यहाँ पे सेंटर पे इस तरह से बैठना पड़ता है। ठीक है, ये कुर्सी है, यहाँ पे बैठना, यहाँ पे मतलब चेयर है जिसमें बैठना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे सीट पे बैठेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर एक गियर सिस्टम लगाया जाता है जो जो चेन से हमारे रेयर व्हील के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो यही है कि आप इस रेयर व्हील को घुमाओ, इसके घुमाने से पूरा साइकिल जो है वो आपका आगे की तरफ मूव करेगा। अब बात बहुत ज्यादा सिंपल है। अब इसको घुमाने के लिए या तो मैं पीछे बैठ सकता हूं, जस्ट जो पीछे हमारी जो सीट जो होता है ना जहां पे हम अपने बुक्स को रखते हैं, ठीक है, यहां पे आप बैठ सकते हो, या तो आप सीट पे बैठ जाइए। अब सीट पे बैठना ज्यादा कन्वीनियंट क्यों है? क्योंकि यार वो सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब यहां पे बैठकर आप अपने एफर्ट को इस पॉइंट पर पहुंचाना चाहते हो, तो ये जो गियर सिस्टम लगाया गया है ये यही काम करने में आपकी हेल्प करेगा। तो कुछ मशीन्स का इस्तेमाल करके आप अपने एफर्ट्स को जहां पर पहुंचाना चाहते हो वहां पर पहुंचा सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू द कन्वीनियंट डायरेक्शन। ये बिल्कुल सही है। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर मेरे पास मान लीजिए एक कुआं है, ठीक है, वेल है, और कोई पर्सन यहां से खड़ के एक बकेट ऑफ वाटर वो डायरेक्टली यहां से देखो बेटा ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है। तो एक तरीका तो देखो यही है कि वो डायरेक्टली नीचे से ऊपर लिफ्ट करे। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि यार हम यहां पर ना एक पुली सिस्टम लगा दें जिसके एक एंड में आपका बकेट लगा हो और जो दूसरा पर्सन है वो उस रोप को नीचे की तरफ ऐसे खींचेगा। जब वो ऐसे नीचे की तरफ खींचेगा तो ऑब्वियस है ज्यादा कन्वीनियंट आपका ये वाला रहेगा। तो यहाँ पे जो पुली है एक ऐसे मशीन की तरह काम कर रहा है जिसका काम है आपके एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करके आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से कन्वर्ट कर देना। ठीक है, डायरेक्शन उसका कन्वर्ट कर देना। अब हम बात करें पांचवें की, कहता है टू ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, इसको हाँ स्पीड मल्टीप्लायर भी हम कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका सीजर है। सीजर के अंदर आप क्या करते हो कि आप हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देते हो हैंडल पे और जो ब्लेड्स हैं वो बहुत तेजी से आपके मूव करते हैं जिसकी वजह से क्लॉथ आपका कट जाता है।
तो ये कुछ पार्ट है इसका बेटा आपका। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं बेटा अपने मशीन की। तो मशीन का डेफिनेशन क्या है, तो देखो ये जो 4 पॉइंट यहां पे लिखे गए हैं उसी को ही मिलाकर ये डेफिनेशन आपकी बनाई गई है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। अ मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन ईदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स एट स्मॉल पॉइंट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स, मतलब यहां पे पहले पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। एट ए कन्वीनियंट पॉइंट यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात हो गई। इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन ये तीसरे पॉइंट की बात हो गई। एंड बाय विच वी कैन ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड जो कि चौथे पॉइंट की बात है। इसमें ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से याद रखना कि एक मशीन एक ही टाइम पर या तो फोर्स मल्टीप्लायर हो सकती है या तो स्पीड मल्टीप्लायर हो सकती है, दोनों इकट्ठे कभी नहीं हो सकती। इस बारे में आप कभी भी मतलब गलती मत कर देना। फिर कुछ टेक्निकल टर्म्स हमने बेटा इस चैप्टर के अंदर पढ़े थे। अब उस टेक्निकल टर्म में सबसे पहले बेटा मेरे पास यहां पे आता है लोड। लोड बेटा उस रेजिस्टिव फोर्स को कहा जाता है जिसको हमें ओवरकम करना होता है। जैसे कि गाड़ी को लिफ्ट कर रहे हैं तो गाड़ी यहाँ पे क्या है, अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ जा रही है, बट मुझे उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, तो वो गाड़ी जो है वो एज अ लोड की तरह काम करेगी। एफर्ट हम उस फोर्स को कहते हैं जिससे हम उस लोड को उठाने में मतलब यूज में लेके आते हैं। जैसे कि जैक के ऊपर आप कुछ फोर्स लगाओगे तो आपकी गाड़ी उड़ जाएगी, तो जो फोर्स आप जैक पे लगा रहे हो वो आपकी एफर्ट है। जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं टू ओवरकम द लोड उसको हमारा एफर्ट कहा जाता है। और दोनों के दोनों बेटा फोर्सेस होने की वजह से इसका यूनिट भी न्यूटन होता है, इसका जो यूनिट है वो भी न्यूटन होता है, या तो केजीएफ फोर्स या ग्राम फोर्स हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका केजीएफ फोर्स है, इसको आप ग्राम फोर्स भी ले सकते हो, ये भी आपका केजीएफ है और ये भी आप ग्राम फोर्स ले सकते हो। फिर उसके बाद आता है मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या हुआ कि आपकी मशीन आपको क्या एडवांटेज दे रही है। देखिए सिंपल सी बात है, इसका जो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, लोड अपॉन एफर्ट आपका फॉर्मूला है। तो अगर देखिए लोड बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो 100 ग्राम फोर्स का लोड है और आप सिर्फ 10 ग्राम फोर्स का एफर्ट लगा रहे हो, तो मतलब 10 ग्राम फोर्स की एफर्ट लगा के आप 100 ग्राम फोर्स का जो लोड है वो उठा रहे हो, तो आपका आपको नहीं लगता कि आपकी पहली बात तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आ रही है। और दूसरी बात ये, क्योंकि आप कम फोर्स लगाकर इसको उठा पा रहे हो, इसका मतलब है ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। तो इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज, पहली बात तो हाँ यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर लोड का यूनिट जो है वो न्यूटन है, नीचे आपका एफर्ट का भी न्यूटन ही है, कट के बेटा इसमें कोई भी यूनिट नहीं रहता, तो इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी यूनिट नहीं होगा। बात आती है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर की। अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि जो मशीन जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये इक्वल टू 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। अगर देखो ये हमारे पास पहली बात है कि अगर ये है ग्रेटर देन 1, शुरुआत यहां से करते हैं कि अगर ये है ग्रेटर देन 1 तो ये जो मशीन होगी ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह आपका काम करेगा। दूसरा, अगर तो मैकेनिकल एडवांटेज है लेस देन 1 तो वो आपका गेन इन स्पीड की तरह काम करेगा। और अगर मशीन आपकी है इक्वल टू 1, तो ये पेपर में पूछते होते हैं स्पेशली कि कैसी मशीन जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 है तो उसका पर्पस क्या है, तो आंसर है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट एज देयर इज नो गेन इन फोर्स और स्पीड। मतलब आपकी एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, जैसे वो मैंने आपको वेल वाला एग्जांपल दिया था जिसमें बकेट को आप डायरेक्टली भी उठा सकते हो, या तो पुली की हेल्प से आप नीचे की तरफ जब फोर्स लगाओगे तो बकेट अपने आप ऊपर जाएगा, तो वो मोर कन्वीनियंट है हमारे लिए। ठीक है, तो कुछ मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, और उनका मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है जी, आगे देखिए। फिर हमारे पास आता है बेटा वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो का मतलब वेलोसिटी की रेशियो, मतलब लोड किस वेलोसिटी से जा रहा है, एफर्ट किस वेलोसिटी से जा रहा है, उनके रेशियो को वेलोसिटी रेशियो कहा गया था। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड को वेलोसिटी रेशियो कहा जाता है। अब वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो देखिए बेटा सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार मेरे पास ये एक सीसॉ है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं मैं कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। ठीक है, मैंने इस पे एक बक्सा रखा, बक्सा रखने की वजह से ये थोड़ा सा आपका इस तरह से होगा, तो बक्सा यहां पर है आपका। हमने इस बक्से को ऊपर उठाना है तो ये बन गया लोड, और लोड की वजह से इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ यहां पे एक्ट करेगा। अगर मुझे इसको ऊपर उठाना है तो ऑब्वियस है मुझे यहाँ पे एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए एफर्ट अपना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो वो है डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट। उस तरह लोड इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए अपना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो है डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। ठीक है, लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हो कि जितना टाइम ये पॉइंट यहां पे आने में लगाएगा उतने टाइम पे ये वाला पॉइंट भी यहां पर पहुंचेगा। इसलिए वेलोसिटी ऑफ लोड हो गया डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड बाय टाइम
वेलोसिटी ऑफ एफर्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय टाइम, दोनों को डिवाइड किया, टाइम टाइम कट किया और हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाता है। और हम ज्यादातर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपने वेलोसिटी रेशियो को फाइंड करते हैं। दूसरी बात, आप यहां पे साफ देख सकते हो कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है, नीचे भी मीटर है, कट जाएगा तो कोई भी इसका यूनिट नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, इसमें भी आपका बेटा देखो इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हो सकता है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि अगर तो आपकी वेलोसिटी रेशियो मोर देन 1 है, अगर मोर देन 1 है तो वो आपका फोर्स मल्टीप्लायर कहलाया जाएगा। अगर आपकी वेलोसिटी रेशियो जो है ना, वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, तो एग्जैक्टली जो हमने पहले पढ़ा था मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 के लिए, वही यहां पे होगा। इट इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो वो आपका गेन इन स्पीड या आपका स्पीड मल्टीप्लायर की तरह वो काम करेगा। इसके अलावा मैंने बता दिया कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, जैसे कि हमने मैकेनिकल एडवांटेज में देखा था। बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि आता है वर्क इनपुट। वर्क इनपुट का मतलब होता है, यार देखो, जो वर्क आप मशीन में लगा रहे हो उसको वर्क इनपुट कहते हैं। आप मशीन में हमेशा एफर्ट लगाते हो, जिसकी वजह से जो जिस पॉइंट पर आप एफर्ट लगा रहे हो वो पॉइंट आपका कुछ डिस्प्लेस होता है, इसलिए वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वर्क इनपुट निकालना है तो वर्क डन बाय एफर्ट को निकालने के लिए मैं यहां पे एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट करके अपने वर्क इनपुट को आसानी से फाइंड कर सकता हूं। उसी तरह हमारे पास वर्क आउटपुट आता है। वर्क आउटपुट का मतलब हुआ कि जो मशीन हमें एज एन आउटपुट दे रही है, जैसे कि लोड कुछ डिस्प्लेस हुआ तो लोड हो गया फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ लोड का वो हो गया डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। तो अगर मुझे कोई कहता है कि मुझे वर्क आउटपुट कैलकुलेट करनी है तो वो आ जाएगा लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। क्लियर। उसके बाद आता है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब होता है कि यार जितना मैंने वर्क इनपुट दिया अगर उतना ही मुझे आउटपुट मिल रहा है तो 100% एफिशिएंट है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। ओनली आइडियल केसेस होते हैं जिनके अंदर वर्क इनपुट वर्क आउटपुट के बराबर होता है। अदरवाइज हमेशा देखने को मिला है कि आप वर्क इनपुट हमेशा ज्यादा देते हो और आउटपुट हमेशा आपका कम होता है, जिसकी वजह से जो उसकी एफिशिएंसी है मशीन की वो हमें ये बताती है कि तुम कितना इनपुट लगा रहे हो और एज ए रिजल्ट तुम्हें कितना आउटपुट मिल रहा है। जैसे कि अगर मान लो मशीन की एफिशिएंसी मान लो 50% है, तो इसका मतलब ये होगा यार कि 50% जो है, जो भी एनर्जी आपने दी उसका 50% खत्म हो गया, बाकी 50% एज ए रिजल्ट आपको उसका आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, देखिए तो ये है बेटा एफिशिएंसी के बारे में। हाँ, अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में चाहते हो तो बस इसको इनटू 100 कर दीजिए, जैसे मैंने यहां पे किया हुआ है, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एंड यस, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। फिर उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट नोट, ये नोट समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट में कहता है द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड द वेट ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन ऑफ अ गिवन डिजाइन have no effect on its velocity ratio but decreases both in the mechanical advantage and efficiency। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर कितनी बार आपके क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड के अंदर। जैसे कि अगर मान लो आपके मशीन जो है वो आइडियल नहीं है, मान लेते हैं कि उसके अंदर फ्रिक्शन है, तो उस कंडीशन के अंदर वेलोसिटी रेशियो एक लौता ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि आपको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ रही है टू ओवरकम द फ्रिक्शन, आपकी मैकेनिकल एडवांटेज घट जाती है। और क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज घट जाती है, इसी वजह से जो आपकी एफिशिएंसी है उसकी वैल्यू भी घट जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आइडियल केस हो, चाहे मेरे पास कोई एक्चुअल मशीन की बात हो, जब हम एक्चुअल मशीन बोलते हैं मतलब है कि जिसमें फ्रिक्शन को आप इन्वॉल्व करोगे, तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखें कि वेलोसिटी रेशियो तो किसी भी केस में चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है अगर फ्रिक्शन आप इंक्लूड करते हो तो। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन। अब प्रिंसिपल ऑफ मशीन में आता है बेटा कि एक आइडियल मशीन की बात करें तो वर्क इनपुट वर्क आउटपुट के हमेशा बराबर होता है आपका, लेकिन ये एक आइडियल की बात हो रही है। तो जब हम एक आइडियल मशीन की बात करते हैं तो एफिशिएंसी हमेशा हमारी 100% होती है, जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना ही आपका आउटपुट है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे एक्चुअल मशीन की। एक्चुअल मशीन के अंदर क्योंकि फ्रिक्शन होती है, उस वजह से कुछ एनर्जी आपकी डिसिपेट या खत्म हो जाती है, और जिसकी वजह से कभी भी एफिशिएंसी आपकी 100% हो ही नहीं पाती। इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 100% या लेस देन 1 आपकी होती है। बाकी 3 रीजंस आपको बड़े अच्छे यहाँ पे दिए हुए हैं, और क्या रीजंस हैं या वो 3 रीजंस कौन से हैं जिसकी वजह से हमारा एनर्जी लॉस होता है। पहला कहता है कि जो मूविंग पार्ट्स हैं ना तो वो वेटलेस होते हैं ना तो स्मूथ होते हैं, मतलब फ्रिक्शन होती है।
दूसरा पार्ट बताया गया है कि जो आपने स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है। तीसरा बेटा आपके पास कहता है कि जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं आपके मशीन के वो रिजिड नहीं होते हैं, क्योंकि रिजिड नहीं होते तो कुछ फोर्स आपको, जो कुछ फोर्स है ना वो स्पेंड हो जाती है उनके शेप को चेंज होने में, उसके बाद वो मूव आपका करता है, तो इसलिए कुछ एनर्जी आपकी वहीं पे वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये है आपके कुछ मतलब जो एक्चुअल मशीन और आइडल मशीन के बारे में जो मुझे बताना था। हाँ, एक बात याद रखिए जो मैंने आपको बार बार बोला है, प्लीज कभी गलती ना हो, कि ये जो मैं आपको सब बता रहा हूँ ये रिवीजन पर्पज से है, डिटेलिंग आप चाहें तो वहां पे पढ़ सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। फिर आता है नोट के बारे में। अब देखिए बेटा, सिंपल सी बात यह है, कहता है एनर्जी लॉस्ट इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, देखिए क्या है कि नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे वो यही बात कह रहा है कि यार एक एक कॉमन बताइए कि क्या कॉमन मतलब रीजन है जिसकी वजह से आपका एनर्जी लॉस होता है, तो उसका आंसर है हमारा फ्रिक्शन। फिर आता है बेटा रिलेशन बिटवीन द एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। देखिए आपको अच्छी तरह पता है कि सबसे पहले हमारा वर्क इनपुट वर्क आउटपुट के बराबर होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि वर्क इनपुट निकालना है तो एफर्ट इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट कर देना। अगर वर्क आउटपुट निकालना है तो लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड कर देना। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अब बात सिर्फ ये है कि लोड अपॉन एफर्ट को तो हम मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, लेकिन वेलोसिटी रेशियो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड होती है, तो यहां पे उल्टा लिखा हुआ है। सिर्फ इसी वजह से क्या होता है कि ऊपर मैकेनिकल एडवांटेज आएगा, नीचे वेलोसिटी रेशियो, और ये वो आपका फॉर्मूला है जो आपके एमसीक्यू में भी कई बार पूछ चुके हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं और सब आप इसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट के बारे में हमें बात करनी है। कहता है कि एक आइडल मशीन की जब भी हम बात करते हैं तो उस केस में उसकी एफिशिएंसी जो है वो हमेशा इक्वल टू 1 होती है, या परसेंटेज में देखा जाए तो 100% होती है। इस कंडीशन के अंदर हमेशा आपकी मैकेनिकल एडवांटेज हमारी वेलोसिटी रेशियो के बराबर आएगी, और ये बात सही भी है क्योंकि एफिशिएंसी हमारी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होती है ना, वेलोसिटी रेशियो होती है ना। अब वो कहता है कि अगर एक एक्चुअल मशीन की बात करूं तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी लॉस होती है, और हमेशा याद रखें कि वेलोसिटी रेशियो में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, इसमें गलती ना हो। और क्योंकि एफिशिएंसी आपकी लेस देन 1 हो जाती है, और एफिशिएंसी होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ये लेस देन 1 हो गया, ये इधर जाएगा, तो आपको दिख रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो आपका रहेगा। ठीक है, तो ये बातें हमेशा आपने समझनी है कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है। आई होप आपको अच्छी तरह ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया है मशीन के पहले पार्ट के बारे में। इसमें मैंने आपको टू द पॉइंट जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स बता दिए कि यार ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, अगर आप इन्हीं को भी कर लेते हो अच्छे से ढंग से तो भी आपके फुल मार्क्स यहां पर आ जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।